मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो हमारे पास स्पेयर्स हैं जो सिमिलर मास के हैं, सिमिलर वेलोसिटी के हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। द स्पेयर हैव्स हेड्स ऑन इलास्टिक कोलिजन, इनके दरमियान में हेड्स ऑन इलास्टिक कोलिजन का होती है। तो बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर इलास्टिक कोलिजन होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों स्पेयर्स कभी भी स्टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कभी भी अगर स्टिक नहीं करेंगे तो इट मींस दैट कि पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि स्प्लिट टुगेदर आफ्टर इम्पैक्ट, ये पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है जी। अच्छा जी, इस स्पेयर की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी 1/2 mv²। तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी जब आप ऐड करेंगे 1/2 mv² प्लस 1/2 mv², तो आंसर क्या आएगा mv² या 1 mv²। और जो वो कह रहा है द टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट इज mv² या 1 mv²। तो यस, इलास्टिक कोलिजन में जो सिस्टम की एनर्जी बिफोर होती है वो बराबर होती है किसके, आफ्टर के। तो इसका मतलब ये है कि बिफोर एंड आफ्टर इसकी काइनेटिक एनर्जी mv होगी, तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन बी होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट जीरो नहीं है बाय द वे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट mv है, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन सी नहीं हो सकता। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर इम्पैक्ट इज 2 mv, नहीं, टोटल मोमेंटम भी 2 mv नहीं है, इसका मोमेंटम है mv और इसका मोमेंटम है -mv, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की अपोजिट है। तो जब आप एक्चुअली इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम एक्चुअल में कितना है, 0 है। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो mv माइनस mv 0 हो जाएगा, तो 2 mv नहीं हो सकता। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें किसी ने तो पूछ लीजिए ना। सर काइनेटिक एनर्जी को माइनस नहीं किया बेटा, काइनेटिक एनर्जी को इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि जब वेलोसिटी पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो उसका स्क्वायर होगा, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव है। ठीक है, इस वजह से। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is the mass a body initially at rest, एक body थी वो rest में थी, explode into two masses m1 and m2 that moves apart with the speed v1 and t2. What is the ratio v1 and v2? हमारे पास एक stationary object था before explosion, ये फटा है, explode हुआ है और explode होके दो हिस्सों में टूटा है। Let's say एक हिस्सा इधर गया v1 की स्पीड से m1 का, और ये इधर गया दूसरा हिस्सा m2 का v2 की स्पीड से। अच्छा, बाय द वे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि इसमें से एक का मोमेंटम m1 v1 प्लस में होगा और दूसरे का m2 v2 किस में होगा, माइनस के अंदर होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन। और ये किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि इनिशियल कितना है, 0। यानी इक्वेशन कह रही है कि m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। रेशियो आपसे मांगा है v1 अपॉन v2 का, तो v1 अपॉन v2 बराबर हो जाएगा m2 अपॉन m1 के। यानी m2 अपॉन m1 का रेशियो होने की वजह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, बी करेक्ट आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, now let's move on to the third question. थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है that two spheres A and B approach each other along a same straight line with the speed u and v. Two spheres are moving off with the speed va and vb, both in the same direction as initial direction of A.
तो दो स्पेयर जब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो उसको जाते हुए आपके पास दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, बाय द वे, विच इक्वेशन अप्लाइज टू इलास्टिक कोलिजन? अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में एक चीज याद रखिएगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन बराबर होंगे। तो लेट्स से इसकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच निकालते हैं। अप्रोच में ए यू ए हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं और यू बी हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। बाय द वे, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए एक को दूसरे की वेलोसिटी से माइनस किया जाता है। तो ये हो जाएगा यू ए माइनस यू बी, जो कि एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, यू ए प्लस यू बी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है यू ए प्लस यू बी। इसका मतलब है कि आंसर बी और सी तो वैसे ही कट हो जाता है। ठीक है, ए या डी में से कोई आंसर। टकराने के बाद दोनों सेम डायरेक्शन में गई हैं, यानी दोनों की स्पीड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, राइट साइड पे गई। ठीक है, ऑब्वियसली बी की स्पीड ज्यादा होगी जब भी वो आगे गई है और ए की स्पीड कम होगी जब भी वो पीछे रह गई है। तो सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये बराबर होगी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच सेपरेशन के, कि वीबी बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को माइनस कर देंगे। एक्चुअली में ए था प्लस में, लेकिन ये माइनस साइन फॉर्मूले का है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमेशा एक की वेलोसिटी को दूसरे की वेलोसिटी से माइनस किया जाता है। तो यू ए प्लस यू बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए आंसर है, विच मीन्स द करेक्ट आंसर इज ए। सर आपने ये वीबी क्यों लिखा है पहले बीए की जगह? बेटा क्योंकि यकीनन बॉल ए आगे की तरफ गई है तो वी बी बड़ा होगा, और बॉल ए उससे पीछे रह गई है तो वी ए यकीनन क्या होगा, छोटा होगा। नूर बेटा, ये क्वेश्चंस आपके बुक नंबर, कौन सी बुक नंबर में है भाई ये उवैस, उसामा सॉरी? बुक बुक 3 में सर। बुक 3 में है ना? बुक 3 में शायद लास्ट टॉपिक है ना ये? जी सर, पेज नंबर 181 है। पेज नंबर 181 बुक 3 में। नूर आपको मिला बेटा ये, उसमें बुक 3 मिली भी आपको? ठीक है, उसमें देख, ठीक है भाई। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है टू इक्वल मासेस traveling towards each other on a frictionless air track, speed of 60 centimeter and 30 centimeter. यूए पहले क्यों लिखा था मैंने बेटा, क्योंकि दोनों इसमें से यूए पॉजिटिव था और यूबी नेगेटिव था ना हाजरा, तो मैंने एक्चुअली में लिखा ये था यूए माइनस माइनस यूबी, इस तरीके से लिखा। ठीक है, अच्छा, तो दो इक्वल मासेस हैं, फ्रिक्शनलेस एयर ट्रैक पे चल रहे हैं, दोनों टकराने के बाद स्टिक होते हैं, स्टिक होने के बाद साथ एक दूसरे के साथ सेम स्पीड के साथ चलते हैं। तो बताइए कि वो सेम स्पीड कितनी होगी। लेट अस कंसीडर दोनों इक्वल मासेस हैं, तो हम एक काम करते हैं, दोनों के मास को 1 kg कंसीडर कर लेते हैं। यानी इसका मोमेंटम सिंपली क्या हो जाएगा 60 और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 30। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, बिफोर कितना होगा 60 प्लस माइनस 30, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस साइन लगना चाहिए, दैट इज बिफोर। अच्छा, आफ्टर में ये दोनों ऑब्जेक्ट चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, तो स्टिक होंगे तो दोनों जब दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे v की स्पीड से, लेट से इधर जाते हैं या उधर जाते हैं, जिस तरफ भी दिल चाहे वो जाए, ये हमें नहीं पता, भी पता चल जाएगा, प्लस में आएगी तो राइट पे जाएंगे और माइनस में आएगी तो लेफ्ट पे जाएंगे। लेट से अगर वो v की स्पीड से जाते हैं तो दोनों जब स्टिक हो जाएंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा 2 kg। इसका मतलब है टोटल मास आफ्टर में कितना हो जाएगा 2, और चले किस वेलोसिटी से v से। अब 60 माइनस 30 होता है 30 इज इक्वल टू 2v, और 2 1 2 2 15, तो v आपके पास कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच मीन्स द करेक्ट आंसर इज
ए। ओके, सर ये आज तो आपने सपोज किया था ना। आप कुछ और सपोज कर लें अगर आपका दिल चाह रहा है तो। उससे भी यही आएगा। आपका कुछ भी दिल नहीं चाह रहा सपोज करने का भाई, तो आप एक काम करें, मास सपोज कर लें m, दोनों का मास m होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम 30m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2mv, है ना। जी जी। m से m कटेगा तब भी तो 2 आएगा ही आएगा ना। अच्छा। टू वी कैसे हुआ, टू वी इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का मास 1 kg था, और जब टोटल मास दोनों स्टिक हो जाएंगे तो कितना मास हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो टू वी इसलिए हुआ था। हो गया भाई कॉपी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कह रहा है, बाय द वे फिफ्थ क्वेश्चन इज ए कनेक्टेड मोशन। ये कनेक्टेड मोशन है। कनेक्टेड मोशन का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जब कनेक्टेड मोशन हो रही होती है तो कनेक्टेड मोशन में दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होती है, सेम। नोट कीजिएगा, कनेक्टेड मोशन both objects have same speed and acceleration। दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पीड और एक्सेलरेशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। Two blocks x and y of mass m and 3m respectively are accelerated along a smooth horizontal surface by force F applied on box x. What is the magnitude of force exerted by block x by x on y during this acceleration? तो हमने एक ब्लॉक x के ऊपर फोर्स लगाई है F की, और उस फोर्स का कुछ हिस्सा ये ब्लॉक x किस पे ट्रांसमिट कर देता है, y के ऊपर, जिसको हम कहते हैं Fy। दोनों बॉक्स एक दूसरे के अलोंग एक्सेलरेट होते हैं, तो ये बोलता है कि ब्लॉक x ने कितना हिस्सा जो है एक्चुअली में वो ब्लॉक y के ऊपर जो है वो ट्रांसमिट किया है, यानी आपको Fy निकालना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। सिंपल बात ये है कि जो हमने टोटल फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू ma, यानी ये दोनों बॉक्स किस एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। लेकिन जब दोनों कंबाइन है, टोटल फोर्स ले रहा हूं, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, तो टोटल मास हो जाएगा आपके पास 4m इंटू ए। टोटल फोर्स के लिए दिस इज टोटल फोर्स। तो ये बताइए a किसके बराबर होगा, a बराबर हो जाएगा F/4m के। क्लियर। अब ये बताइए फॉर ब्लॉक y, ब्लॉक y के लिए Fy का फोर्स लगा, ठीक है, उसका मास कितना है 3m, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन है a, और x की भी ये है, दोनों की ये है, और a की वैल्यू मैं भी बना चुका हूं, कितनी है F/4m, ये हो जाएगी F/4m। m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी Fy किसके बराबर होगा, 3F/4। यानी सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि y का मास 3 टाइम्स है, तो जो फोर्स तुमने उस पर लगाई है उसका 3/4 0.75% y पे लगेगा, और सिर्फ 0.25% जो है वो किस पे लगेगा, x पे लगेगा। 3/4 y के ऊपर लग रहा है।
तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? डी। सर एक तो वापस रिपीट कर देंगे? चलो मैं एक दफा वापस रिपीट कर देता हूं। हमने दोनों की एक्सेलरेशन 2a कैसी होगी? दोनों एक साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो a होगी ना, 2a थोड़ी होगी बेटे। दोनों में कितनी एक्सेलरेशन हो रही है वो बात हो रही है नूर। देखो बेटा, हम लोगों ने ब्लॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया F का टोटल, ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ हैं। X पे फोर्स लगाया तो X पे फोर्स लगाने की वजह से क्योंकि Y उसके साथ था तो Y भी साथ साथ चलना शुरू हो गया। जिस स्पीड से X चल रहा है उसी से Y चल रहा है। जितनी एक्सेलरेशन A में हो रही है X में हो रही है उतनी Y में भी हो रही है, यानी दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगी। ओके, अच्छा अब हमें वो एक्सेलरेशन निकालनी है कि कितनी एक्सेलरेशन हो रही होगी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल फोर्स को टोटल मास और एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूज किया। टोटल फोर्स लगी थी F, ये रही। टोटल मास कितना है? m + 3m 4m, ये रहा। और जो एक्सेलरेशन हुई वो कितनी हुई? a। ये a की एक्सेलरेशन x में भी हुई और y में भी हुई। अब a की वैल्यू बनाई हमने F/4m। अब हमने ब्लॉक y के लिए बात की। ब्लॉक y पे जो फोर्स का हिस्सा लगा है वो कितना है? x से Fy। तो Fy किसके बराबर होगा? उसके मास और उसकी एक्सेलरेशन के। तो Fy के लिए हमने मास लगाया y का मास है 3m, ये रहा। और उसकी एक्सेलरेशन है a, और a की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, वो है F/4m। जब हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, m और m कैंसल आउट हो गया, हमारे पास क्या आंसर आया? 3F/4। ओके, कॉपी हो गया यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अच्छा जी, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। स्टिक ऑन हो रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स, ये आप लोग कर लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए कभी कभार, ठीक है। अच्छा, पहले 7 भी बात कर लेते हैं। मास एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाली फोर्स भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट हो रहा है, तो यकीनन उसके ऊपर फोर्स भी कैसी लग रही होगी? कांस्टेंट फोर्स लग रही होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मॉलिक्यूल ऑफ मास m travels horizontally with a velocity u, hits a vertical wall at a right angle to the wall, it rebounds horizontally with the same speed, what is the change in momentum? तो मोमेंटम में चेंज क्या होगा? एक वॉल से एक मॉलिक्यूल जाके टकराया, m का मास था, u की वेलोसिटी थी mu से। टकराने के बाद रिबाउंड हुआ कितनी वेलोसिटी से? u से, और मास वही रहा m। तो इसके मोमेंटम में चेंज कितना आया होगा? तो बड़ा सिंपल सा है, जाते हुए उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा पी के लिए फाइनल माइनस इनिशियल विच इज माइनस एम यू माइनस प्लस एम यू, जो कि आंसर क्या आएगा? P इज इक्वल टू -2mu। -2mu का मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा? D। ओके,
छाप लें इसको, बता दीजिएगा, फिर मैं आगे चलूंगा। जी हो गया कॉपी? जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two balls X and Y approach along a same straight line and collide elastically. Their speeds are ux and uy respectively. After collision, they move apart with the speed vx and vy. The direction as shown in figure. Which of the following equation is correct? By the way, collide elastically means elastic collision है, तो means relative speed of approach और separation बराबर होंगे। ये स्पीड प्लस होगी, ये माइनस होगी, इसी तरीके से ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी, यानी अप्रोच बराबर होगी किसके? सेपरेशन में, यानी यू एक्स माइनस माइनस यू वाई, ये बराबर होना चाहिए वी वाई माइनस माइनस वी एक्स के। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू वी वाई माइनस प्लस सॉरी वी एक्स, या वी एक्स प्लस वी वाई, बात एक ही है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? ए इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना हाजरा, इसलिए माइनस पहले लिखा था, ठीक है, माइनस एम यू पहले लिखा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा जी, लेट्स स्टडी दिस क्वेश्चन। A ball falls vertically and bounces the ground. Which statement about the force acting while the ball is in contact with the ground? Which statement is correct? ठीक है, तो बॉल जो है वो एक ग्राउंड पे टकराई है और बाउंस बैक हुई है ग्राउंड पे। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। द फोर्स दैट द बॉल एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉल। ठीक है, क्या जो बॉल ने ग्राउंड पे फोर्स लगाया है वो हमेशा उसके वेट के बराबर होगी? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा ये कि नहीं, क्योंकि जब बॉल गिरेगी तो बॉल के पास कुछ मोमेंटम भी होगा और अपने मोमेंटम की वजह से भी वो कुछ हिस्सा फोर्स का ग्राउंड पे एक्सर्ट करेगी। ठीक है, वेट का फोर्स तो सिंपली अगर बॉल को मैं जमीन पे रख भी दूं तब भी वो ग्राउंड पे एक्सर्ट करेगी, लेकिन जब वो गिरेगी तो उसका मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम की वजह से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगी। ठीक है, यही बात है कि बॉल मैं आपके हाथ पे रख दूं या आपके मुंह पे रख दूं और उसी बॉल को खींच के आपके मुंह पे मारूं तो वो वेट का फोर्स भी लगाएगी और साथ साथ अपने मोमेंटम का फोर्स भी लगाएगी। पहला ऑप्शन तो सिंपली कट हो जाता है। दूसरी बात करते हैं, द फोर्स दैट द बॉल एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन द बॉल। यस, दिस इज करेक्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये ठीक हो सकता है। The force that the ball exert on the ground is always less than weight. नहीं, वेट से तो ज्यादा ही होती है या वेट के बराबर होती है अगर सिंपल रख भी दें। The weight of the ball is always equal in magnitude and opposite direction. वेट कभी इक्वल एंड अपोजिट होने लग गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी, which is actually Newton's third law. Every action is equal and opposite reaction. अच्छा जी, question number 12, it's simple, you can do it. Which of the following statement about the principle of conservation of momentum? Momentum is a product of mass. नहीं, ये principle of conservation momentum नहीं है,
इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कांस्टेंट। इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, मोमेंटम की बात नहीं हो रही। मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। यस, सी इज करेक्ट। सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे चल रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम का लॉ नहीं है, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी। ओके, अच्छा चलें ये क्वेश्चन करते हैं। टू railway trucks of mass m and 3m moving towards each other in opposite direction with the speed 2v and v. The trucks collides and stick together. What is the speed of the truck after collision? जनाब, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इस साइड पे जा रहा है m के मास का 2v की वेलोसिटी से, एक इस साइड पे आ रहा है 3m के मास का v की वेलोसिटी से। इसका मोमेंटम होगा 2mv और इसका मोमेंटम होगा 3mv, लेकिन माइनस के अंदर क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम होगा दैट इज 2mv माइनस 3mv इज इक्वल टू mv, या माइनस mv हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, तो ये इनिशियल हो गया। अब ये बराबर होगा किसके? यकीनन फाइनल के। अच्छा, फाइनल में वो कह रहा है ये दोनों स्टिक हो गए। स्टिक होने का मतलब ये है कि जो टोटल मास हो गया होगा वो कितना हो गया होगा? 3m प्लस m इज इक्वल टू 4m। तो 4m का मास हो गया होगा और उनकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालनी है। लेट्स से वेलोसिटी क्या है? x की वेलोसिटी है आफ्टर, ठीक है। तो जनाब m और m कटेगा, m कट जाएगा और ये 4 इधर चला जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा? -4v अपॉन 4 के। माइनस साइन एक्चुअली में ये शो कर रहा है कि टकराने के बाद ये किस डायरेक्शन में जाएंगे? टूवर्ड्स किधर जाएंगे? लेफ्ट साइड की ओर, लेफ्ट साइड। ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उससे स्पीड की बात की, अगर वो वेलोसिटी की होती तो वो यकीनन -v अपॉन 4 लिखता, लेकिन स्पीड में हम माइनस साइन को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वो मॉलिक्यूल वाले सवाल से मिलता जुलता है, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा। विच इज नॉट one of the Newton's law? The total momentum of the system interacting with the body remains provided no external force. ये पहला law है, this is first law. The rate of change of momentum is directly proportional to the force acting on the body. ये second law है. The ball A exerts a force on body B, then the ball B exerts force equal in opposite direction to ball A. This is third law. The body continues its state of rest or motion until external bifurcation. By the way, sorry, D is the first law. D is first law. C is third law. And B is second law. The total momentum of the system interacting body remains constant provided no external force. This is not law of motion. This is law of momentum. मोमेंटम का लॉ है, दिस इज नॉट न्यूटन्स लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा? न्यूटन का लॉ नहीं है, ए। ठीक है जी, अच्छा जी, ये सारे क्वेश्चन इजी से हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी u, it is subjected to a constant force for time t causing constant acceleration of a. The force is not in the same direction to the initial velocity. The diagram is drawn to find the final velocity. What is the length of x of the vector diagram? तो ये वेक्टर डायग्राम जो है उसमें ये x किस चीज को शो कर रहा है? तो अगर हम इसको गौर से देखें, यहाँ पे वेक्टर एडिशन हुई है, वेक्टर एडिशन हुई है, हेड टू टेल हुआ है किसका? u और x का, यानी u प्लस x, और रिजल्टेंट क्या मिल रहा है आपको? v, ठीक है। इस u को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू v माइनस u, ठीक है जी।
और v माइनस यू। हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, यानी at इज इक्वल्स टू v माइनस यू। यानी इस इक्वेशन के हिसाब से x किससे मैच कर रहा है, at से। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी। एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन आ सकता है, फोर्स का रिलेशन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि कहीं भी मास का जिक्र नहीं है। मास होगा तो आपके पास फोर्स वाली टर्म आएगी, अगर मास नहीं है तो फोर्स वाली टर्म नहीं आ सकती। एक्सेलरेशन आ सकता है, टाइम आ सकता है, फोर्स नहीं आ सकता। सर एक क्वेश्चन है 24, अगर वो करा सकते तो करवा दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पीछे 24 बिल्कुल करा देते हैं भी आपको ये। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। द डायग्राम शोज टू आइडेंटिकल स्फीयर्स x and y. Initially x is moving with the speed v directed towards y is stationary. ठीक है, the spheres collides elastically, what happens? ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स, आइडेंटिकल का मतलब है दोनों के मासेस सेम है। कंसिडर कर लें एक मास, इसका मास आप ले लीजिए 1 और इसका भी 1 ले लें। जब आइडेंटिकल है तो एक जैसे मास 1 kg ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये जाके y को टकराएगा और y को टकरा के बताइए क्या होगा। बाय द वे, जब हेड्स ऑन कोलिजन होगा और ये इसका मोमेंटम है एक्चुअली v 1v, जब ये 1v के मोमेंटम से जाके इसको हिट करेगा तो क्योंकि दोनों के मासेस सेम हैं तो x जो है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और y जो है ये आगे मूव करेगा v की वेलोसिटी से। क्योंकि अगर आप इसकी जो इक्वेशंस है उसके हिसाब से देखें तो अगर दोनों 1/2v से जाएंगे, इलास्टिक कोलिजन हुई है पहले ऑप्शन में, दोनों अगर 1/2v से राइट पे जाएंगे, इसका मतलब है दोनों क्या हो गए हैं, स्टिक हो गए। इलास्टिक कोलिजन में स्टिक नहीं होती, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन होती है। एक्स जो है वो टकराने के बाद वापस चला जाएगा, एक्स वापस चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका मोमेंटम था +1u 1v, और टकराने के बाद अगर वापस जाएगा तो इसका मोमेंटम हो जाएगा -1u इस सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से, और दूसरा स्टेशनरी रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसका मोमेंटम प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। मोमेंटम चेंज होने का मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगा है जबकि एक्सटर्नल नहीं लगा। सी ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन क्या है, मूविंग विद 1/2 टू लेफ्ट एंड राइट। अगर ये 1/2 से लेफ्ट पे जाएगा और ये 1/2 से राइट पे जाएगा तो बाय द वे इनको जब ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 1v था, फाइनल 0 नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि ये रुक जाए, स्टॉप हो जाए, इसका मोमेंटम 0 हो जाए और आगे ये किस वेलोसिटी से जाए, u से, यानी 1u के मोमेंटम से। तो इसका मतलब ये है कि जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1u। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। एक शॉर्टकट दे देता हूँ, जब दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस सेम हो और दोनों हेड्स ऑन कोलिजन करें, if both objects have same masses and they does heads on collision, their speeds are interchange. उनकी स्पीड्स क्या होती हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। इंटरचेंज का मतलब है कि y की स्पीड x में और x की स्पीड y में आ जाएगी, लेकिन शर्त क्या है, हेड्स ऑन कोलिजन और इक्वल मासेस। ख्याल रखिएगा इस चीज। और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। जी, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन समटाइम्स बॉदर, ये बच्चों को थोड़ा सा बॉदर करता है। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम t द मोमेंटम ऑफ द बॉल एज इट इज किक्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। एक बॉल जो है उसको हमने
हिट किया है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, इनिशियल मोमेंटम इज p1 एट टाइम t1, एट टाइम t2 द मोमेंटम इज p2, ठीक है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम था p1 और p2 टाइम के बाद इसका मोमेंटम क्या हो गया, t2 टाइम के बाद p2। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्टिंग फोर्स, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल बिटवीन टाइम t1 एंड t2। तो एवरेज उसके ऊपर जो फोर्स है वो एक्टिंग ऑन द बॉल कितनी होगी, ठीक है जी। तो भाई हदायत में हमने जो फोर्स लगाई होगी न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से वो इक्वल एंड अपोजिट होगी बॉल के ऊपर। हमने कितनी फोर्स लगाई है, तो हमारी फोर्स न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन बराबर है किसके, रिएक्शन के, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने किया, हमारी फोर्स बॉल ने हम पे लगाई होगी रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो आपके पास फोर्स किसके बराबर होती है, डेल्टा पी अपॉन टी के, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन ये बॉल के ऊपर फोर्स है, रिएक्शनल फोर्स है, इसलिए हम इस पे माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये F इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी अपॉन टी हो जाएगा। देखिएगा डेल्टा पी फाइनल इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास, P2 जो कि नेगेटिव में है, ठीक है, P2 माइनस P2, ठीक है जी। और माइनस का साइन जो हमने, क्योंकि ये रिएक्शनल फोर्स है उसकी वजह से भी हमने लगाना है यहाँ पे, ठीक है। बाहर लगा देता हूँ इसको, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास P1 क्या है, तो P1 है हमारे पास पॉजिटिव, तो इसको हम माइनस P1 इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है जी, अपॉन फाइनल टाइम कितना है T2 और इनिशियल टाइम कितना है T1, ठीक है जी। अब हमारे पास होगा ये कि ये ब्रैकेट से हम माइनस साइन को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अंदर प्लस हो जाएगी, ठीक है, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस विल बिकम P2 प्लस P1, माइनस साइन हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला कॉमन लेके, और फिर जब माइनस साइन से उसको मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस हो गया, अपॉन T2 माइनस T1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, P2 प्लस P1 अपॉन T2 प्लस T1। अब आप P2 प्लस P1 लिखें या P1 प्लस P2 लिख लें, ये आपकी मर्जी है, जो आपका दिल चाह रहा है। 1 प्लस 2 3 होता है और 2 प्लस 1 भी 3 होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सर 28 का करेक्ट ऑप्शन बी है, पीछे मार्किंग स्कीम में। अच्छा, मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी चेक कर लेता हूँ इसको। ट्वेंटी 28 का बी है दिस टाइम। हो सकता है कि मैंने माइनस साइन फिर नहीं गलत ली हो, क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड का बोला है। अभी चेक कर लेते हैं एक सेकंड। क्वेश्चन 28 है ना, यस सर। क्वेश्चन 28 में क्या ऑप्शन है, बी। हाँ, तो फिर मैंने एक चीज पर छोटी सी मिस्टेक की है, वो ये की है कि मैंने माइनस साइन ले लिया उसमें। एक मिनट, सवाल में पढ़ लेते हैं, क्या उसने मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज किया है, यस, ये रहा, उसने मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज किया, ठीक है जी। तो ये मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज होने की वजह से अब क्या होगा, इक्वेशन ये बनेगी सिंपली माइनस, अच्छा जी, ये P2 के साथ अब माइनस साइन मत लगाइए आप, ठीक है, उसको P2 ही रहने दें क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है सिर्फ। और ये हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का, और ये हो जाएगा P1 अपॉन P2 माइनस P1। तो ये जब माइनस साइन अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो ये क्या कर देगा, आपके पास P2 को माइनस में कर देगा और P1 को प्लस में कर देगा, यानी हो जाएगा माइनस P2 प्लस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अब P1 को पहले लिख लीजिए, P2 को बाद में लिख लीजिए, ये हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन T2 प्लस T1, ठीक है जी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई बी वाली, ठीक है जी।
मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज है, लेकिन अगर लेट से वो मैग्नीट्यूड ना यूज करता, वो कहता व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल फ्रॉम T1 T2 टाइम, तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? डी होता है। ठीक है, क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज किया है तो हम ये P2 के साथ माइनस साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, सर लेकिन ये जो हमने बाहर ये रिएक्शन की वजह से लगाया, रिएक्शन फोर्स है ना, एक्शन रिएक्शन होता है ना। तो हमें कैसे पता कि हम लोग को रिएक्शन ढूंढनी है? क्या चीज? हमने हमें बॉल के ऊपर किक किया ना, तो बॉल के ऊपर एक्शन हुआ होगा, तो जवाब में उसने क्या किया होगा? रिएक्शन तो किया होगा ना, जिस ऑब्जेक्ट से किया गया। चलो, अभी खैर मुझे काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने थे भाई, टाइम बहुत कम रह गया है। एक क्वेश्चन ये वाला भी डिस्कस करना था मुझे, चलो मैं वो करता हूँ पहले। सर क्वेश्चन 40 भी करा देगा। 40 क्वेश्चन 40, अच्छा चले क्वेश्चन 40 करते हैं जी। चलें, क्वेश्चन 40 में आपसे कह रहा है, a diagram to show two spheres of mass approaching each other heads on at an equal speed u, one mass has 2m and the other is m, which diagram show the situation after collision, elastic collision के रिजल्ट को कौन शो करेगा? तो इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन क्या होती है? सेम होती है। निकालते हैं भाई इसकी रिलेटिव स्पीड। इसकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, इसकी हमारे पास स्पीड होगी कितनी? u, और इसकी स्पीड कितनी है? u। ठीक है, लेकिन ये प्लस में है और ये किस में होगी? माइनस में, है ना भाई? तो आपके पास टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए? u माइनस 2u माइनस u, क्या आंसर आएगा? 2u 2u हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं a की। मासेस छोड़ दीजिए, रिलेटिव स्पीड की बात कीजिए। u/3 ये माइनस में ले लें, है ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, और प्लस 5u/3, तो 5u/3 प्लस में ले लेंगे। ठीक है, और बीच में फॉर्मूले का क्या साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। रिलेटिव स्पीड निकालते हुए दोनों की स्पीड्स को माइनस किया जाता है। ओके, अब देखो जी, ब्रैकेट खोल लो इसकी, दैट इज u माइनस u3 माइनस 5u/3। माइनस साइन बेसिकली डायरेक्शन को शो करेगा। एलसीएम क्या आएगा भाई इसका? 3 रहेगा सर। 3 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा u माइनस माइनस 5u हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा माइनस 6u/3। अच्छा, 3 माइनस 2u। माइनस साइन बेसिकली डायरेक्शन को शो करता है, इग्नोर कर दें। तो आपके पास क्या है? रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन क्या आ रही है? सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? स्पीड में अगर माइनस साइन, तो ये आंसर है। अगर आपको बड़ा दिल चाह रहा है, आप बहुत फारिग हैं दुनिया के, तो बाकी बी सी डी पे भी बैठ के लगाएं। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच टू यू है, सेपरेशन टू यू नहीं आएगी। ठीक है, कहते हैं तो मैं बी करके दिखाऊं या कर लेंगे खुद से? अब नहीं सही है सर, समझ में आ गया। ठीक, सर एक सवाल है, 68 भी कर दीजिएगा। बड़ा जल्दी जंप मार के 68 पे पहुंच गए। 68 कहाँ है? अच्छा जी, 68। A high hockey puck slides along a horizontal frictionless, no resistive force, no external force surface. It collides inelastically with the wall. Inelastic का मतलब ये है कि टकराने के बाद उसकी relative speed of separation थोड़ी सी कम होगी। यार अगर frictionless है तो बताओ उसके मोमेंटम में कोई चेंज आएगा? जाते हुए ये ग्राउंड है, ये जाके मान लो टकराई है 2 मीटर्स पर सेकंड से, और वापस रिटर्न हुई है किससे? 1 मीटर पर सेकंड से, लेकिन फ्रिक्शन उस पर अप्लाई नहीं हो रही, तो जाते हुए मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, आते हुए मोमेंटम 1 का रहेगा, थोड़ा सा कम होगा और नेगेटिव में होगा।
तो इसका जाते हुए मोमेंटम पॉजिटिव होगा, आते हुए नेगेटिव होगा। बताओ कौन सा ग्राफ हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? ए। बी ये कह रहा है कि जाते हुए मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। सी भी कह रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये तो हो नहीं सकते, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, ये रहा। तीसरे में कह रहा है वो गया है और फिर वो पॉजिटिव आगे ही गया, वो दीवार तोड़ते हुए कम स्पीड से आगे गया। बेसिकली डी तो ये कह रहा है। ठीक है, तो डी हो नहीं सकता, वो रिटर्न हुआ एक्चुअली में, तो इसलिए ए आंसर होगा जी। और जी भाई, और कोई फरमाइश? यहाँ भी कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन और इसके? सर 59 भी करा देगा एमसीक्यू में। 59, चलो ये मैं लास्ट क्वेश्चन अब करा रहा हूँ, टाइम भी ओवर है। 59 बोल रही हो ना? जी सर। 59 में a body of mass m moving with the velocity v collide with a stationary body of same mass and stick to it. दोनों टकराने के बाद चिपक गए हैं। which law describe the momentum and kinetic energy of the two bodies after collision? ठीक है तो बेटा इनइलास्टिक कोलिजन होगी तो मोमेंटम तो क्या होगा, कंजर्व होगा, है ना? है भाई, ठीक है ना? तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, mv, तो फाइनल भी कितना होगा, mv। mv होने का मतलब क्या है कि ये वैसे ही कट गया, है ना भाई? अच्छा, अब फाइनल mv कैसे होगा? तो आंसर ये देखो, दोनों जब चिपकेंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 2m। दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे। अब बताओ मुझे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये mv में कन्वर्ट हो जाए? तो वेलोसिटी होनी चाहिए v/2। एग्रीड, है ना? क्योंकि जब 2m को मल्टीप्लाई करोगी v/2 से तो ये कैंसिल हो गए, क्या आंसर आएगा, mv। तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v/2। अब फॉर्मूला लगाओ 1/2m, और m बाय द वे है 2m, और v कितना है, v/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये होगा mv²/4, है ना? तो mv²/4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ए और बी रह गए हैं, सी और डी तो वैसे ही कट हो गया था। पहला वाला, ठीक है, समझ आया ये? जी सर समझ आ गया। ठीक है बच्चों, A2 की क्लास है मेरी, चलो अल्लाह हाफिज।